नमस्कार, आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान में ताम्रपत्र, और ताम्रपत्रों में हमने एक क्लास शुरू कर दी। एक क्लास में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। और कमेंट में कई लोगों ने मुझे बताया, कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, मैंने कमेंट देखे हैं, उन्होंने नोट्स बना लिए हैं। आप लोग भी नोट्स बना के कोशिश करना पढ़ने की। और बाकी वो खरगोश जो है वो हार जाता है, कछुआ जीतता, क्योंकि वो लगातार कोशिश करता रहता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश आप लोग लगातार करेंगे तो आप रिजल्ट को एक दिन देख पाएंगे। हम बात करते हैं अभिलेखों में अगले अभिलेख की। तो अगला अभिलेख है अपना ढोल का। ढोल गांव का ताम्रपत्र। ढोल गांव का ताम्रपत्र ये 1574 ईस्वी सन का है। आपको याद करने के लिए बहुत आसान है ये। थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि 1572 1573 में लगातार अकबर ने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप के पास में। 4 दूतों में जलाल खान, उसके बाद में मान सिंह, फिर भगवंत दास और उसके बाद टोडरमल। जब चारों आते हैं और चारों दूतों को जब प्रताप मना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रताप मानसिक रूप से तैयार थे कि अब युद्ध होगा। और उस मानसिकता के चलते उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। और उस तैयारियों में एक गांव था ढोल गांव, और इसमें सैनिक चौकी का प्रबंध स्वयं जाकर किया था। तो यही इस ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है कि युद्ध की तैयारियों के चलते महाराणा प्रताप ने सैनिक चौकी का जो प्रबंध किया है, उस गांव को, जो गांव है ढोल गांव, उस गांव का दान कर दिया। उस गांव का जो आय भूमि का राजस्व होता था वो दान दिया था जोशी पूना नामक व्यक्ति को। जोशी पूनो जी नामक व्यक्ति को, ये आप ध्यान रखेंगे। व्यक्ति का नाम है जोशी पूनो जी, गांव का नाम है ढोल। सैनिक चौकी बनाई थी यहाँ पर युद्ध की तैयारियों के संदर्भ में। बस इतना ही ध्यान रखना है। 1574 ईस्वी सन का है। और ये आपको इसलिए भी याद रह जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध से 2 साल पहले। नेक्स्ट ताम्रपत्र है अपना पीपली का। पीपली गांव का ताम्रपत्र, और ये है अपना 1576 ईस्वी सन का। ईस्वी सन का इसको आप कैसे याद रखेंगे? आसान है। 1576 में हल्दी घाटी में युद्ध हो जाता है, और 1576 में जून में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पीपली गांव में महाराणा प्रताप के द्वारा ही ये यहाँ पर एक ताम्रपत्र लगवाया गया। ध्यान रखना, युद्ध के बाद युद्ध हो जाता है 18 जून को, कुछ इतिहासकार 21 जून को मानते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है इसमें? इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि भोला नामक व्यक्ति ने, तो ये व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, कैसा व्यक्ति है? भोला नामक व्यक्ति ने उस समय के कुछ क्षेत्रों की जो लोगों की आवाजाही थी उसको उन्होंने गाइड किया। जो मैदानी क्षेत्र था उसको प्रताप ने पहले से खाली करवा दिया था और लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया था। और आगे भविष्य में मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण करे, इसलिए उन्होंने कुछ छिपे हुए रास्ते बना लिए। तो उसको, और साथ में एक रामा नामक व्यक्ति है, उसका उल्लेख भी इस ताम्रपत्र में आता है। हमें यही ध्यान रखना है कि पीपली गांव ताम्रपत्र 1576 लगवाया महाराणा प्रताप ने। 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक भोला का और एक रामा का। ठीक है। पीपली गांव से संबंधित एक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और प्रदान करती हूँ। पिपलांत्री, पिपलांत्री ये गांव पड़ता है राजसमंद जिले में। 2005 में यहाँ पर किरण नाम की एक लड़की थी, धूप में जा रही थी और जाते जाते जब छाया नहीं मिली, बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से यहाँ पर इस गांव में प्रत्येक लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। राजसमंद जिले का है, पिपलांत्री गांव है, और प्रत्येक लड़की के जन्म पर कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? 111। करण जी के से भी जुड़ जाता है। अब 2010 से यहाँ पर किरण निधि नाम की एक योजना भी शुरू कर दी गई। किरण निधि योजना। इस किरण निधि योजना की खास बात क्या है? इस योजना में गांव का वो व्यक्ति जिसके यहाँ पर लड़की का जन्म हुआ है, वो उस लड़की के नाम से 20,000 रुपये उसके खाते में एक FD कर देता है। इससे क्या होता है? मानसिक रूप से ये कि हाँ भाई उस लड़के के खाते में रुपए जमाए। यहाँ पर सरकार ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की और बैंक ने भी यहाँ पर इस गांव के विकास के लिए सहायता प्रदान की।
वर्तमान में इस गांव की स्थिति अच्छी सी है, क्योंकि 111 वृक्ष लगाने के बाद उनको पालना पोसना, और वो गांव जो सूखा जैसा हो गया था, उस गांव की इस समय हरी भरी स्थिति हो चुकी है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आप सब लोग मेरी बात को या इसको फॉलो करो, लेकिन ये एक अच्छा उद्देश्य है और इसे फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, पिपलांतरी गाँव राजसमंद जिले में, और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष यहाँ पर लगाए जाते हैं। एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। ठीक है, अगला ताम्रपत्र है डिगरोल गांव का ताम्रपत्र। डिगरोल गांव का ताम्रपत्र अपने 1648 ईस्वी सन का है। इसमें कुछ थोड़ी सी अलग अलग जानकारियाँ थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। डिगरोल एक गांव है, उस गांव का ये ताम्रपत्र है, 1648 ईस्वी सन का है। ठीक है, अब ये मेवाड़ का है। खास बात क्या है, इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था जगत सिंह। तो जगत सिंह जिनका शासनकाल 1628 से शुरू होकर 1652 तक, अपने यहाँ भी शाहजहाँ मुगल काल में शासक बनेंगे, वो 1652 से लेकर 1657 तक, थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। तो जगत सिंह, तो शासक जगत सिंह का कार्यकाल 1628 से 1652 ईस्वी सन। ठीक है, अब यहाँ पर इस समय जब 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है, उसके बाद डिवाइडेशन जो होता है जिलों का, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर मुगल पद्धति के आधार पर होने लग जाता है। तो एक परगना था आगरिया, और ये जो आगरिया परगना है इसका एक गांव है डिगरोल, और ये डिगरोल गांव जो है वो दान में दिया गया है। मोहनदास नाम का एक व्यक्ति मिलता है, इस मोहनदास नाम के व्यक्ति को परगना, परगने का मतलब जिला, परगना सीधा सीधा रटो वो एक अलग बात है, परगने का मतलब क्या होता है, जिला। तो अगरिया परगना है और उसका डिगरोल गांव है, और गढ़वी मोहनदास, मोहनदास गढ़वी कह दो, गढ़वी मोहनदास कह दो, गढ़वी मोहनदास नामक व्यक्ति को ये जो गांव है दान में दिया गया है। ठीक है, जगत सिंह के द्वारा दिया गया, जगत सिंह का कार्यकाल ये। अच्छा, इसमें एक सूचना और मिलती है, इसमें सूचना क्या मिलती है, इम्पॉर्टेंट है ये, 1704 विक्रम संवत। तो अगर हम विक्रम संवत से ईस्वी सन पे जाएंगे तो हम 57 साल माइनस कर लेते हैं, 57 साल माइनस करते हैं तो ये आता है 1647 ईस्वी सन। ये बराबर हो गए क्योंकि ये विक्रम संवत और ये ईस्वी सन। तो 1647 ईस्वी सन से पहले, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसीलिए बोलते हूँ मैं, स्किप मत करना। 1647 से पहले जगत सिंह यहाँ पर चांदी का तुलादान करते थे, चांदी का तुलादान, खुद के वजन के बराबर चांदी का तुलादान करते थे। लेकिन 1647 में उन्होंने चांदी की जगह स्वर्ण का तुलादान किया। तो 1647 में किस चीज़ का शुरू कर दिया, स्वर्ण का। अब 1647 में स्वर्ण का किया, कोई ताम्रपत्र लगवाया नहीं, तो बोला कि अब अगले साल से हम करवाएंगे और उसकी डेट लिख देंगे। तो 1647 से चांदी की जगह स्वर्ण का तुलादान शुरू किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1647 या विक्रम संवत 1704 से स्वर्ण का तुलादान महाराणा जगत सिंह के द्वारा किया जाने लगा। जगत सिंह के बाद अगले शासक बनेंगे महाराणा राज सिंह। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, डिगरोल गांव का 1648 ईस्वी सन का है। अगला है कीटखोड़ी, कीटखोड़ी गांव का 1650 ईस्वी सन का। कीटखोड़ी गांव का ताम्रपत्र, और ये है 1650 ईस्वी सन का। 1650 आ गया तो वापस शासक कौन होंगे, महाराणा जगत सिंह, क्योंकि महाराणा जगत सिंह का शासनकाल 1652 ईस्वी सन तक है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है, ये अगला है नेक्स्ट। इसमें मिलता है ताम्रपत्र में विश्वनाथ भट्ट नामक एक व्यक्ति है। पूजा भट्ट, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, आजकल तो आपको आलिया भट्ट ही ज़्यादा याद रहेगा। तो विश्वनाथ भट्ट नामक व्यक्ति को यहाँ पर एक गांव दान में दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया, यहाँ पर एक राजमाता हुई है, चौहान राजमाता। ठीक है, और चौहान राजमाता ने गोवर्धन नाथ जी का एक मंदिर बनवाया था। इम्पॉर्टेंट है ये,
गोवर्धन नाथ जी का एक मंदिर बनवाया। अब इस गोवर्धन नाथ जी का जो मंदिर था, इस मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, हिंदू संप्रदाय में जब हम मंदिर बनवा लेते हैं उसके बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किसने किया? विश्वनाथ भट्ट ने। अब विश्वनाथ भट्ट को जब दान दिया गया तो इनको एक गांव दान दिया गया, कोटखेड़ी, और इनको एक उपाधि दी गई है विश्वनाथ भट्ट को, और उस उपाधि का नाम है दीक्षा गुरु। दीक्षा देने वाले गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु, कान में कहते हैं ना गुरु जी ऐसे, तो वो तो कीटखोड़े गांव का है, 1650 ईस्वी सन का है, महाराणा जगत सिंह का ही हो जाएगा शासनकाल। पंडित जी का नाम विश्वनाथ भट्ट है जिन्हें दान दिया गया है, और चौहान राजमाता ने मंदिर बनवाया था गोवर्धन नाथ का, और इन्हीं ने जो प्रतिष्ठा की थी मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में दिया गया, और इनको एक टाइटल भी दिया गया दीक्षा गुरु। दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों महाराणा जगत सिंह के शासन काल के। अब महाराणा जगत सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं मेवाड़ में महाराणा राज सिंह। राज सिंह का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो राज प्रशस्ति है। 1676 ईस्वी सन के अभिलेख में अपन लोगों ने पढ़ी लिया वो, तो अब उन्होंने इतना बड़ा अभिलेख ही लगवा दिया, तो उसके बाद में प्रशस्ति की इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक ताम्रपत्र है 1678 ईस्वी सन का, ठीक है, और इसको बोलते राज सिंह का ताम्रपत्र। ये राज सिंह के संदर्भ में बता दिया, कुछ खास नहीं है, बस एक ही बात है, वेण नागदा नामक व्यक्ति को 2 हल भूमि दी गई है 3 गांव में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितने गांव हैं? 3। कितनी हल भूमि गई है? 2 हल भूमि, थोड़ी थोड़ी 2-3 जगह, और व्यक्ति का नाम क्या है? वेण नागदा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1678 ईस्वी सन का राज सिंह का ताम्रपत्र। राज सिंह ने ज़्यादा लिखवाया भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले पूरी प्रशस्ति लिखवा दी, राज सिंह प्रशस्ति। अगला है कड़ियावाद का ताम्रपत्र। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, कड़ियावाद का ताम्रपत्र ये है 1663 ईस्वी सन का। केवल एक बात ध्यान रखनी है, इसमें टैक्स की बात की गई है, एक कर की बात की गई है, और उस कर का नाम है नेग। वैसे नेग का मतलब अपने हिंदू धर्म में आपको पता ही है, जब जवाई घर में आता है तो नेग दिया जाता है। मुझे लगता है वो जो बेटी जाती है उसको जो पालने पोसने की उसकी जिम्मेदारी है, उसके बदले में जो कर दिया जाता है वो नेग के रूप में लिया जाता है। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन है तो कर ही, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला है पाटणिया दान पत्र। पाटणिया दान पत्र 1676 ईस्वी सन का है, ठीक है। ये प्रतापगढ़ जिले का है और प्रताप सिंह का है। प्रतापगढ़ जिले के एक महारावत हुए हैं प्रताप सिंह, उनके समय का है। अब इसमें थोड़ी सी खास बात है, हुआ क्या, इन्होंने अपना प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र शुरू कर दिया अलग से वहाँ पर। तो यहाँ पर जब दानपत्र लगवाया तो शुरुआत में जब इन्होंने अपनी वंशावली लिखवाई तो गुहिल से भरत भट्ट तक इन्होंने अपनी वंशावली लगवाई। मतलब ये बता रहे हैं कि हम है तो वही जो मेवाड़ वाले हैं, कुंभलगढ़ वाले हैं वही। उसके बाद में जब इन्होंने भरत भट्ट से आगे लिखवाया तो छेमकरण से हरि सिंह तक। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि हमारी शाखा छेमकरण के बाद में अलग हो जाती है, और इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। पाटणिया का दानपत्र है, प्रतापगढ़ जिले का है, प्रताप सिंह का है, ठीक है, महारावत प्रताप सिंह। अगला है कोगाखेड़ी। कोटखेड़ी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कोटखेड़ी 1650 का था, अब है कोगाखेड़ी। कोटखेड़ी में भी हमने पंडित जी पढ़ा था और कोगाखेड़ी में भी हम पंडित जी पढ़ेंगे, और ये है अपने 1713 ईस्वी सन का। सन नहीं याद रहे बड़ी दिक्कत आएगी, वैसे भी नहीं याद रहता, कैसे याद करना है। देखो संग्राम सिंह का समय आप सब याद रखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट और वो जरूरी भी है। तो 1509 ईस्वी सन से लेकर
और 1529 ईस्वी तक संग्राम सिंह प्रथम फर्स्ट। ठीक है, अब संग्राम सिंह द्वितीय पर आता है, यही कार्यकाल है, थोड़ा सा अलग है। 1710 से 1734 ईस्वी सन तक। ठीक है, यहाँ पर विक्रमादित्य आ जाता है, 1734 तक साका होता है, तो यहाँ पर 1734 तक संग्राम सिंह सेकंड, ये प्रथम थे और ये सेकंड। तो 200 साल बाद एक व्यक्ति हुआ, शासक बना, 1 साल बाद ही कार्यकाल शुरू हो गया, तो इसका नाम भी क्या कर दिया, संग्राम सिंह सेकंड। अपन भी पढ़ते हैं मिंटो प्रथम, मिंटो सेकंड, 100 साल बाद अगला व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पर 1713 आ रही है, यानी कि मेवाड़ का संग्राम सिंह सेकंड। तो शासक कौन है, संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल का है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल का है। पहले वाले में विश्वनाथ भट्ट था, यहाँ पर दिनकर भट्ट नामक व्यक्ति हैं और इन्हें जमीन दान दी गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 1615 की संधि के बाद में जो मेवाड़ परगना उसका विभाजन अलग तरीके से किया गया, तो परगनों में ज़मीन को बांटा गया। यहाँ भी परगना, और ये जो परगना था इसका नाम था भरक। भरक परगने में ये ज़मीन दान दी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। भरत परगने में जमीन दान दी गई। इस बार किस व्यक्ति को दी गई है, दिनकर भट्ट को। शासनकाल किसका है, संग्राम सिंह का, उन्होंने ही दान दिलवाई है। कोगा खेड़ी, पहले अपन ने पढ़ा था कीट खोड़ी, और ये कोगा खेड़ी। अगला है बेंगू का ताम्र पत्र। बेंगू का ताम्र पत्र, बेंगू का ताम्र पत्र। कभी कभी शासकों का समय याद करने से कुछ चीज़ें वैसे भी याद हो जाती है। 1715 ईस्वी सन का, ठीक है, तो 1715 से वापस आपके क्लिक कर जाना चाहिए। संग्राम सिंह सेकंड, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया सिरशर्मा में, वैद्यनाथ मंदिर, वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर संग्राम सिंह सेकंड ने, संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, ठीक है, एक व्यक्ति है उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद नामक व्यक्ति को, प्रहलाद नामक व्यक्ति को बेंगू गांव जो है वो दान में दिया। अब यहाँ पर बेंगू के कुछ चीज़ों का और दान दिया है, रहट और पीवल जमीन जो है, पीवल जमीन के कल मैंने आपको भाग तरीके बताए थे, ठीक है, पीवल माल और इस तरह की जो ज़मीन होती है, वो पीवल ज़मीन जो है वो इसको दान में दी गई है। बेंगू का ताम्र पत्र, ठीक है। अगला है गढ़बोड़ का ताम्र पत्र। ये है अपने 1719 ईस्वी सन का गढ़बोड़, गढ़बोड़ का ताम्र पत्र 1719 ईस्वी सन का। इसमें क्या है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। वही शासक, तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, संग्राम सिंह सेकंड। अब संग्राम सिंह सेकंड के बाईसाराज यानी कि राजकुमारी और जगत सिंह, उनके पुत्र और पुत्री, ये दोनों दर्शन करने के लिए जाते हैं चार भुजा नाथ मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर। अब जब यहाँ मंदिर जाते हैं चार भुजा नाथ मंदिर में, आप ऐसे ध्यान रख लेना, उस दिन व्रत भी कर लेते हैं। कई बार मंदिर जाते हैं तो हम लोग चलो खाना तब भी खाएंगे जब मंदिर जाएंगे, तो चलो फलाहार कर लेते हैं। अब फलाहार नहीं है, इसका मतलब उनको नीड किस चीज़ की हुई, सदा व्रत की। सदा व्रत फलाहार, आलू खा लेना, दूध पी लेना, खीर वैसे खा लेना दूसरे चावल की, तो उनको कहा जाता है सदा व्रत। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि बाईसाराज और ये दर्शन करने आए, इसलिए अब चार भुजा नाथ मंदिर में हमेशा सदा व्रत बटेगी। और जो 1900 रुपये की आय के गांव से आती है, 1900 रुपये गांव दान में नहीं दिया, यहाँ पर आय दान दी गई है। कितनी दान दी गई है, 1900 रुपये। गाँव से आने वाली 1900 रुपये आय का यहाँ पर दान का उल्लेख किया गया है मंदिर के लिए। बाईसाराज और जगत सिंह के आने पर गढ़बोड़ का है और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल का है, ठीक है। और उसके बाद बचा है अपना सरखेड़ी का ताम्रपत्र। इसमें केवल एक ही बात है सरखेड़ी वाली में कि यहाँ पर एक टैक्स की बात की गई है। सरखेड़ी का ताम्रपत्र,
1716 ईस्वी सन का है। यहाँ पर एक कथा कवल नामक एक कर की बात की। थोड़ा अलग नाम है इसका, नाम हो जाएगा याद। सर जी खेड़ी में कथा कर रहे हैं, तो कोई भी सर हैं आपके जो भी पसंद है आपको, वो खेड़ी नामक स्थान पर कथा कर रहे हैं और कवल की कथा कर रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 1716 संग्राम सिंह के समय का। तो संग्राम सिंह सर हैं जो कथा कर रहे हैं। ठीक है, अगला है अपना बांसवाड़ा का ताम्रपत्र। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा यहीं से होकर के गुजरती है, सबको पता है। बांसवाड़ा का ताम्रपत्र, ये 2 ताम्रपत्र हैं, 2 सन में 1747 ईस्वी सन और 1750 ईस्वी सन। ठीक है, एक ही जगह बता दिया मैंने। बांसवाड़ा के महारावल थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने यहाँ पर बात की है और पृथ्वी सिंह ने यहाँ 2 अलग अलग बातों का उल्लेख किया है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में है क्षिप्रा नदी। और अपने जो दुर्गादास राठौड़ है उनकी छतरी वहीं बनी हुई है। आरपीएससी ने सवाल पूछा है कई बार। जान वसीहा, मसीहा कर देते ज़्यादा सही रहता, पर कोई बात नहीं, जान बचाने वाला मसीहा ऐसे याद कर सकते हैं। तो जान वसीहा को एक रहट दान देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर जान वसीहा को एक रहट दान देने का उल्लेख मिलता है। इसी में एक बात और मिलती है, माता जी आनंद कुंवरी जब वो गंगा दर्शन के लिए जाती है तो गंगा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये बात है। अब एक इसमें जुड़ी हुई दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मराठों ने इस समय बांसवाड़ा को घेर लिया और जयवंश पंवार नामक मराठा सरदार ने बांसवाड़ा को जब घेर लिया तो महारावल पृथ्वी सिंह जी सतारा चले जाते हैं। ये वही सतारा है जो ताराबाई एक दूसरा समानांतर गढ़ बना लेती हैं। ये वही सतारा है 1848 में जब गोद निषेध नीति और हड़प नीति के अंतर्गत इसे अपनी ब्रिटिश रियासत में मिला लिया था। लेकिन अब ये उस समय की बात नहीं हो रही है। तो जयवंश पंवार जब बांसवाड़ा का घेरा डाल रहते हैं तो उस समय पृथ्वी सिंह जी सतारा जाते हैं और सतारा जाकर के शाहू जी से बात करते हैं और शाहू जी से कहते हैं कि भाई ये जो आप लोगों ने यहाँ पर जयवंश पंवार के नेतृत्व में घेरा डाला है इसके लिए हटाओ इसे, तो क्या है आपकी डिमांड। साहू जी कहते हैं कि भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, हम लोग आपसे केवल एक ही चीज़ चाहते हैं वो है टैक्स, तो आप हमें टैक्स दिया करें किसी भी रूप में। मराठों का एक सोच या जो लगता है कि हम तुम पर आक्रमण ना करें इसलिए आप हमें टैक्स दिया करो, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर खिराज नामक एक टैक्स देने की बात होती है जो सालाना दिया जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और जब ये इकरार करके आते हैं पृथ्वी सिंह जी तो यहाँ पर मेघश्याम बापू नामक व्यक्ति को भेजा जाता है और वो व्यक्ति आकर के जो घेरा है उसको उठा लेते हैं। ये सारी जानकारी बांसवाड़ा के ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होती है। ये 2 हैं, 1747 का, 1750 का। शासक एक ही है, महारावल पृथ्वी सिंह। अपने को ध्यान क्या रखनी है, क्षिप्रा नदी के तट पर जान वसीहा को रहट दान देने का उल्लेख कौन से उसमें मिलता है, बांसवाड़ा के ताम्रपत्र पे। आनंद कुंवरी माता जी के उल्लेख कहाँ मिलता है, बांसवाड़ा के। जयवंश पंवार ने बांसवाड़ा को घेर लिया, ये उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बांसवाड़ा के ताम्रपत्र थे। उसके बाद में मेघश्याम बापू जी ने वहाँ से वो हटा लिया घेरा, ये जानकारी भी कहाँ से मिलती है, बांसवाड़ा के ताम्रपत्र से। ठीक है, उसके बाद अगला है ताम्रपत्र और उसका नाम है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। प्रतापगढ़ जिला तो नहीं था, वो उस समय उनके अधीन आने वाला एक क्षेत्र था। तो ये 1817 का है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र और 1817 ईस्वी सन का है। ठीक है, और इसका शासक था यहाँ पर जो व्यक्ति था प्रमुख सामंत सिंह। सामंत सिंह ने यहाँ पर एक कर की बात की, एक टैक्स की बात की कि ये जो कर है इस कर का नाम है टंकी नामक कर और इसकी दर होती थी 1 आना प्रति रुपया। 1 रुपये पर कितना लिया जाएगा, 1 आना।
आज की जनरेशन आने देखे ही नहीं होंगे, खैर मैंने भी आने तो नहीं देखे, पर वही बात है कि सुना है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र टैक्स की बात करता है, टंकी नमक टैक्स की बात करता है, 1 आना प्रति रुपया की बात करता है। ठीक है, अगला है अम्बलेश्वर का ताम्रपत्र, ये रह गया था एक, अम्बलेश्वर का ताम्रपत्र। ठीक है, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये ध्यान रखना आप, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। प्रतापगढ़ जिले में लगा हुआ है ईसा पूर्व। ठीक है, जिला कौन सा है वर्तमान में? प्रतापगढ़। इसमें ध्यान रखने वाली 2 बातें, क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे बातें हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो भाषा है संस्कृत प्राकृत है, भाषा कौन सी है? संस्कृत प्राकृत। और जो लिपि है अशोकीय ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि सेम जैसे अपन देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो ये ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, जबकि अरबी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अम्बलेश्वर का ताम्रपत्र। एक कीर्ति स्तंभ रह गया था छोटा सा, कोडम देसर का, वैसे हिस्ट्री में बता देती हूँ मैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा अपन ध्यान रख लेते हैं। इसमें क्या है, जो जोधा जी थे जोधपुर जिले के संस्थापक उस समय, उनकी माता जी ने कोडम देसर बीकानेर में एक तालाब का निर्माण करवाया था। ये है 1459 का। तो जहाँ तालाब का निर्माण करवाया वहाँ पर जोधा जी ने एक कीर्ति स्तंभ छोटा सा लगवा दिया और अपनी माता जी के बारे में बातें लिखी कि वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवा दिया। अगला है लावा का ताम्रपत्र। लावा 1459 ईस्वी सन का है ये ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में 1559 का, ठीक है। अब इस ताम्रपत्र में क्या है, महाराणा उदय सिंह जी गए थे एकलिंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, और जब वो एकलिंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस समय अमर सिंह के जन्म में कुछ पुजारियों ने कहा था कि कुछ समस्या आएगी, कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए वो एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और तब देखते हैं कि यहाँ पर उदयपुर शहर के जो महल हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। बस इतना सा उन्होंने निरीक्षण किया। लावा का है, महाराणा उदय सिंह का है, एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। एक है बेड़वास का ताम्रपत्र, सेम 1559 ईस्वी सन का है। और इस ताम्रपत्र में ये लिखा है कि 1559 ईस्वी में, अब ईस्वी सन नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर विक्रम संवत लिखा हुआ है, 1616 विक्रम संवत में उदयपुर शहर बसाया गया था। बस ये आज के अभिलेख आपके ताम्रपत्र पूरे हो चुके हैं। ताम्रपत्रों में जो सवाल है वो लगभग तो मैंने कंप्लीट करा दिया। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कंप्लीट कर लेते। इसके बाहर से अगर सवाल आता है फिर वो किसी से नहीं होना। देखो, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तो हम 100% पढ़ें और उसमें से 100% सवाल आ जाए, बड़ी बात है। एक हम 90% पढ़ें, या जो पढ़ें जितना भी पढ़ें उसमें से सवाल 90% आ जाए। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें से आपको 90% सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ा आप रहे हो। दूसरी बात, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पढ़ाई छोड़ के कोशिश करते हो या डाउनलोड करके वीडियो छोड़ देते हो, उससे कुछ नहीं होना। एक गलती और होती है यूट्यूब में, हमारा क्या कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। पढ़ना शुरू करा, अच्छा चलो इसको तो डाउनलोड कर लेते हैं या बाद में देख लेंगे, अदर वीडियो के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नहीं, वो गलती ना करें। हाथों हाथ सबसे पहले एक्चुअल में होता है कि कमज़ोर इच्छा जो होती है, मन की जो इच्छा कमज़ोर होती है, तभी व्यक्ति असफल होता है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो उसी समय आप उसको पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया से कोशिश क्या करें, थोड़ा दूर रहें, लेकिन आप वही वाली बात है कि अगर ज़्यादा दूर रहोगे मर जाओगे। तो व्हाट्सएप को कोशिश करें बंद करें और अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको लिखें। और
एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि जब जिस समय मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा समय जब मैं टीवी देख रहा हूँ या वीडियो देख रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट है जो उस समय पढ़ाई कर रहा है, बस उसको ध्यान में रख के उसी समय पेपर पेन लीजिए और पढ़ना शुरू कर। एक बार कोशिश करिए और कमज़ोर इच्छा को मजबूत इच्छा बनाइए। छोटे छोटे खुद के लिए टारगेट बनाइए, छोटा सा टारगेट बना लीजिए। आज मैं पूरे दिन फेसबुक नहीं चलाऊँगा, कोशिश करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं पूरे दिन व्हाट्सअप नहीं चलाऊँगा, एक बार डिलीट करके देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज मैं टेलीग्राम नहीं देखूँगा, आज मैं फेसबुक पे केवल कुछ ही चीज़ें देखूंगा या उसको 5 मिनट दूंगा या नहीं देखूंगा। तो ये चीज़ें छोटे छोटे टारगेट जब आप बनाओगे तो संकल्प शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है और वही चीज़ होती है सफलता के लिए। और एक फिर बोलूँगी मैं आपको कि सुबह आप जब भी उठते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप 4 बजे उठो, 3, आपकी बॉडी केमिस्ट्री है, जैसे आपको सही लगे, उठते ही सबसे पहले आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई शुरू करें। बोले ना उस समय, मौन व्रत रखें। अब ये नहीं कि साहब संकल्प शक्ति, एक स्टूडेंट से मैंने पूछा भाई क्या बात है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता, तो मैंने कहा तू क्यों खामोश है? नहीं मैं खामोश। अच्छा तू खामोश मत हो, शांति से अपने अंदर चीज़ों को रख और पढ़ाई कर, मेहनत करो, उसको मत बताओ, लेकिन ऊपर से ओवरलैपिंग मत करो। घर वालों को क्या, किसी को भी पता नहीं चलता जब आप पढ़ोगे। कोशिश करो, पढ़ाई करो। अगर आपका पढ़ना लक्ष्य है, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, अगर आपका वो लक्ष्य है। अगर आपका कोई और लक्ष्य नहीं है और पढ़ना ही आपका काम है तो फिर पढ़ो, उसमें कोई गलती नहीं।